दोस्तों, भारतीय नदियों का अपवाह तंत्र के बारे में बात किया जाए तो भारतीय नदियों का अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला, हिमालय से आने वाली नदियों का अलग अपवाह तंत्र और दूसरा, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अलग अपवाह तंत्र। दोस्तों, हिमालय से आने वाली नदियों का अपवाह तंत्र इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में जो पार्ट वन के नाम से आपको दिखेगा उसमें बताया गया है और इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है, वो पार्ट 1 में आपको मिलेगा। और आज हम लोग पार्ट 2 में प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, इन दोनों वीडियो को कंबाइन कर दीजिएगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इसकी प्रबल संभावना भी है कि एक क्वेश्चन आने का तो संभावना लगभग है ही और आपका काम बनेगा। तो दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक, अरब सागर में मिलने वाली नदियां, मतलब वो पश्चिमी घाट में गिरती है, और दूसरा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, मतलब वो पूर्वी घाट में गिरती है। पूर्वी घाट के साथ साथ वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का जो किनारा है वहां से भी गिरता है। तो दोस्तों, इस तरीके से प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? एक पश्चिमी तरफ मतलब अरब सागर से, और दूसरा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को। दोस्तों, अगर सबसे पहले हम बात करें कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां, दोस्तों कॉपी पेन लेके बैठिएगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आपसे मिलन होगा, और या तो वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे और बहुत ज़्यादा चांस है कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके इसके दर्शन होंगे। तो इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सबसे प्रमुख स्थान है नर्मदा नदी का। दोस्तों, अगर नर्मदा नदी का उद्गम स्थल की बात की जाए तो ये मैकाले श्रेणी के अमरकंटक पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है। दोस्तों, उसके बाद ये मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है और ये भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी का मतलब क्या होता है? जिसके बीच में गैप होता है, भ्रंश होता है, वहां से बहती है और ये सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणी के बीचों बीच बहती है। दोस्तों, पॉइंट शुड बी नोटेड, कौन सी ऐसी नदी है जो सतपुड़ा विंध्याचल श्रेणी के बीचों बीच से बहती है? वो है नर्मदा नदी। दोस्तों, नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। हाँ दोस्तों, नर्मदा नदी का इतना उपयोग है जिसे गुजरात का, जिसके कारण इसे जीवन रेखा कहा जाता है। सब चीजें आती है कि गुजरात का जीवन रेखा कौन है? नर्मदा, ताप्ती और एक दो नदियां रहेगी, तो आपको क्या लगाना है? नर्मदा नदी। और दोस्तों, नर्मदा नदी समुद्र में गिरने से पहले एक्सचुअरी का निर्माण करती है। दोस्तों, एक्सचुअरी क्या होता है पिछले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर से सुन लीजिए। नदियां जनरली जब समुद्र में गिरती है तो गिरने से पहले कई भागों में बट जाती है, क्योंकि मैदान धरातल हो जाता है, उसका धार नहीं बन पाता, और थोड़ा सा भी उच्च अगर कोई मैदान में कुछ ऊपर चीज आता है तो वो भागों में बट जाती है। इसको डेल्टा कहते हैं। लेकिन कोई कोई नदी एकदम शार्प बहती है और स्ट्रिक्टली बिना भागों में बटे सीधे समुद्र में सीधे मिल जाती है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सचुअरी बनाना। तो नर्मदा नदी क्या बनाती है? एक्सचुअरी बनाती है। अब दोस्तों, अगर इसका मानवीय उपयोग की बात की जाए तो इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर उपस्थित है। और दोस्तों, नर्मदा नदी के साथ मेधा पाटकर का नाम जुड़ा है, जिन्होंने नर्मदा को बचाने के लिए बहुत ही तगड़ा आंदोलन किया था। और दोस्तों, उसके बाद आपको बता दूं, अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। पॉइंट शुड बी नोटेड, ऐसा पूछा जा सकता है, अरब सागर या पश्चिमी घाट में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। अगर सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो गंगा नदी। अगर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो गोदावरी नदी। अगर अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी पूछा तो क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी हो जाएगा। दोस्तों, अगर नदी घाटी परियोजनाओं को लेकर बात की जाए ना तो नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर परियोजना स्थित है, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में उपस्थित है। दोस्तों, इंदिरा सागर परियोजना के साथ एक बहुत ही काम की चीज है जो अक्सर पूछा जाता है। इस परियोजना में हरसुद नाम का कस्बा पूरी तरह से इसको डुबान क्षेत्र में आ गया और पूरा डूब गया था। दोस्तों, अगर अगले परियोजना की बात की जाए तो सरदार सरोवर परियोजना, जो गुजरात में स्थित है, वो नर्मदा नदी पर ही उपस्थित है। और दोस्तों, इस परियोजना में ध्यान से सुनिएगा कौन कौन राज्य उपस्थित है जो अक्सर पूछता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। दोस्तों, एग्जामिनेशन में ऐसे पूछ देगा कि सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो उसमें क्या आ जाएगा? जैसे कि कभी दे देगा गुजरात, कभी दे देगा मध्य प्रदेश, और फिर कोई और ऑप्शन दे देगा, और उसके बाद में लास्ट में बोल देगा ए और बी। तो अगर ये चारों राज्य आप अच्छे से याद किए रहोगे तो अगर एक साथ दो तीन ऑप्शन मिला कर दे तो आप आराम से कर सकते हो। और दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना का रूपरेखा और उसकी नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। इसे पॉइंट को नोट करके रखिएगा।
दोस्तों इसके बाद बात करते हैं ताप्ती नदी की। दोस्तों ताप्ती नदी का अगर उद्गम स्थल की बात की जाए तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के पहाड़ियों से निकलती है। दोस्तों ये पश्चिम की ओर बहने वाली या अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा के बाद सबसे लंबी नदी यही है। दोस्तों ये भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि अरब सागर में गिरने वाले नदियों में दूसरे नंबर पर सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो वो नदी क्या है, ताप्ती नदी है। दोस्तों ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है और ये नदी भी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीचे बीच गुजरती है। और दोस्तों ताप्ती नदी भी समुद्र में एक्सचोरी बनाती है। एक्सचोरी तो आपको बताया था किसको कहते हैं। और दोस्तों अगर इसका विसर्जन की बात की जाए तो एक गुजरात की खंभात की खाड़ी में ताप्ती नदी समुद्र में मिल जाती है। और दोस्तों मैं नर्मदा नदी के विसर्जन के बारे में नहीं बता पाया था, नर्मदा नदी का विसर्जन भी गुजरात के खंभात की खाड़ी में ही होता है। अब दोस्तों इसके बाद आती है बारी लूनी नदी की। दोस्तों लूनी नदी जो है वो नंगा पर्वत से निकलती है जो अरावली श्रेणी में उपस्थित है। और लूनी नदी को लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक चीज अक्सर क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो समुद्र में नहीं गिरती, जो सीधे मरुस्थल में समा जाती है, विलीन हो जाती है, तो वो नदी कौन सी है, लूनी नदी। इसे अच्छे तरह से नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों अगली नदी है मांडवी नदी। दोस्तों इस पर दूध सागर बांध उपस्थित है और दोस्तों एक गोवा की बहुत प्रमुख नदी है और इसे गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, गोवा की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, तो कौन सी नदी है, मांडवी नदी। और दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदी की अगर अगली नदी की बात की जाए तो है पेरियार नदी। पेरियार नदी किस राज्य से संबंधित है, केरल राज्य से संबंधित है और केरल राज्य में ही सबसे ज्यादा यह नदी बहती है और केरल राज्य की सबसे लंबी नदी पेरियार नदी है। और दोस्तों अगर उसके उद्गम स्थल की बात की जाए तो अन्नामलाई पर्वत से निकलता है और दोस्तों इसे केरल का जीवन रेखा कहा जाता है। पॉइंट शुड बी नोटेड, केरल का जीवन रेखा किसे कहते हैं, पेरियार नदी को। दोस्तों जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, कैसे, अगर ये सब क्वेश्चन आप अपने दिमाग में रखिएगा तो अभी गुजरात का जीवन रेखा नर्मदा नदी, गोवा का जीवन रेखा मांडवी नदी और केरल का जीवन रेखा क्या हो गया, पेरियार नदी। दोस्तों ये सब थे अरब सागर में गिरने वाले प्रमुख नदी। अब दोस्तों बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले प्रमुख नदियों के बारे में। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में सबसे पहला स्थान आता है गोदावरी नदी का। दोस्तों अगर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल की बात की जाए तो ये नासिक के पास त्रंबक नामक ग्राम से इसका उद्गम होता है, त्रंबक पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और दोस्तों इसका सहायक नदी वैनगंगा, पेनगंगा और इंद्रावती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और दोस्तों अगर इसकी नदी घाटी परियोजनाओं की बात करें तो जायकवाड़ी और पोचमपाद इसकी प्रमुख नदी घाटी परियोजना, इसको नोट करके रखिएगा, बहुत ज्यादा काम का चीज है। दोस्तों इसकी उपयोगिता के आधार पर इसे दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। और दोस्तों ये दक्षिण भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है और अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी यही है। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। ये सब चीजों को नोट करके रखिएगा, कंफ्यूजन मत रखिएगा, आपका नंबर फटाफट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बढ़ेगा। दोस्तों इसके बाद अगर बात करें नदियों की तो अब बारी आती है कृष्णा नदी की। दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र है और इसका बहाव क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। और दोस्तों अगर इसके मानवीय उपयोग की बात की जाए तो नागार्जुन सागर जो बांध है वो कृष्णा नदी पर ही उपस्थित है। दोस्तों इसके अगर मानवीय उपयोगिता की बात की जाए तो नागार्जुन सागर बांध और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। ये बहुत काम का चीज है, अक्सर कई बार ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ चुके हैं और आगे आने की संभावना भी बहुत ज्यादा प्रबल है। दोस्तों इसकी सहायक नदियां भी बहुत काम की नदी है। दोस्तों अगर इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो भीमा, कोयना और मूसी, नोट करके रखिएगा, ये तीनों प्रमुख सहायक नदी है। दोस्तों मूसी नदी के किनारे हैदराबाद और सिकंदराबाद जैसे बड़े शहर उपस्थित है जो कई बार क्वेश्चन में आ चुके हैं कि हैदराबाद शहर कौन सी नदी किनारे स्थित है। सिकंदराबाद को भी एक साथ ले लीजिएगा क्योंकि हैदराबाद शहर और सिकंदराबाद शहर क्या है, आपस में जुड़े हैं, इसीलिए इसे ट्विन सिटी भी कहते हैं। तो दोस्तों ये चीज को दिमाग में रखिएगा। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी क्या है, कृष्णा नदी, और इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। दोस्तों अगर अगली नदी की बात की जाए प्रायद्वीपीय भारत की तो वो है महानदी। दोस्तों महानदी का उद्गम स्थल की बात की जाए तो महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के शिहावा पर्वत से है।
दोस्तों इसकी लंबाई लगभग 858 किलोमीटर है और इस नदी का सबसे बड़ी विशेषता कि इस नदी पर हीराकुंड बांध है, जो संभवतः विश्व की सबसे लंबा नदी बांध है, जो उड़ीसा के संबलपुर जिले में स्थित है। दोस्तों अगर अगली नदी की बात की जाए तो अगली नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मागिरी पहाड़ी से होता है और इसकी लंबाई लगभग 805 किलोमीटर है। दोस्तों कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दोस्तों एकदम दिमाग में रखिएगा, अभी गोदावरी के लिए मैं आपको क्या बताया, गोदावरी को दक्षिण की गंगा कही जाती है और दक्षिण भारत की गंगा किसको कही जाती है, कावेरी को कही जाती है। दोस्तों अगर आगे कुछ गलत हो गया हो तो करेक्ट कर लीजिएगा, ये एकदम करेक्ट चीज है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कही जाती है और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है, ये चीज को दिमाग में रखिएगा। दोस्तों भारत की अगर पहली नदी पर विद्युत परियोजना की बात की जाए तो शिव समुद्रम परियोजना सबसे पहले कावेरी नदी पर ही बनाया गया था, एकदम दिमाग में रखिएगा, इससे कई जगह कवर होता है। सबसे पहले नदी घाटी परियोजना जल विद्युत से लेकर क्या है, शिव समुद्रम है। और कावेरी नदी पर स्थित अगर जल विद्युत परियोजना की बात की जाए तो भी क्या हो जाएगा, शिव समुद्रम परियोजना ही आएगा। तो कई चीजें एक साथ क्या होते हैं, कनेक्ट करते हैं, इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा अच्छे से। और दोस्तों कावेरी नदी के साथ जल विवाद जुड़ा जो अक्सर पूछा जाता है, तो ये जल विवाद मुख्यतः 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, कर्नाटक और पौंडीचेरी। ये तीनों राज्यों को दिमाग में रखिएगा, आपके बहुत ही ज्यादा काम का है कि कौन से राज्यों में जल विवाद है कावेरी नदी को लेकर। दोस्तों इस तरीके से प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अपवाह तंत्र भी कंप्लीट होता है। और दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसके पार्ट 1 को भी देख लीजिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 मिलाकर अच्छे से देख लीजिएगा। इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। और दोस्तों अंत में एक नदी के बारे में बोल दूं जो बहुत काम का चीज है। दोस्तों जो गलवान नदी है उनका नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर उस नदी का नाम रखा गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।